हेलो वॉरियर्स। पॉलिटिकल रिवीजन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, हम क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं इस सेशन में। पहला है आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स कितने हैं अपने। ठीक है, और किस पार्ट से रिलेट करता है, कौन से पार्ट में, पता ही होगा। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है या फिर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स हैं। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे कि हमारी पार्लियामेंट की पावर क्या है। इंडिया वर्सेस यूएसए एक ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है जो हमारा सीडीएस के पेपर में आया था। ठीक है, तो वो जो लाइन है ना उसे आज हम डिस्कवर करेंगे और उसे हम पढ़ेंगे कि क्या मीनिंग है उसका और किसका पावरफुल है, कौन पावरफुल है, यहाँ पे यूनियन पावरफुल है कि स्टेट पावरफुल है। ठीक है, उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ था, कौन से स्टेट्स ने हमें ज्वाइन किया था, कौन से प्रिंसली स्टेट्स ने हमें नहीं ज्वाइन किया था, और कितनी कमेटीज़ बनी थी हमारी, वो पढ़ेंगे हम। और लास्ट में यूनियन वर्सेस स्टेट, क्या यूनियन स्टेट का कुछ बिगाड़ सकता है या फिर स्टेट यूनियन का कुछ बिगाड़ सकता है, किसके पास ज़्यादा पावर्स हैं। ओके, चलो। अब आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया डैट इज भारत। क्या कहता है? इंडिया डैट इज भारत। तो दो नाम दिए अपने, एक इंडिया दिया एक भारत दिया। तो इंडिया क्यों दिया कि क्योंकि देखो ये दोनों नाम हमने क्यों सेलेक्ट किए, क्योंकि जो हमारी कमेटी में मेंबर्स थे ना, जो पार्लियामेंट में उस टाइम मेंबर्स थे, जो पढ़े लिखे थे, मतलब ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए बट कुछ लोगों को लगा था कि हमें अपना कंट्री का नाम इंडिया रखना चाहिए। ठीक है, बट कुछ लोगों ने बोला नहीं, हमें अपना कंट्री का नाम भारत रखना चाहिए। तो जो कमेटी थी उन्होंने सोचा कि हम दोनों ही रख देते हैं। तो उन्होंने क्या बोला आर्टिकल 1 में कि इंडिया डैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, rather than यूनियन ऑफ स्टेट्स, rather than फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कौन है? अपना यूएसए, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। और आर्टिकल 1 अपना डील किससे करता है? आर्टिकल 1 डील करता है कि हमारे पास, वो हमें क्या बताएगा, वो बताएगा टेरिटरी ऑफ स्टेट्स कितनी है। अभी 28 स्टेट्स है अपने पास, है ना। यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारे पास? 9 है। और एक्वायर्ड टेरिटरीज, क्योंकि उन्हें लगा था कि भाई बाद में जो पाकिस्तान अपना बेटा है वो कुछ ना कुछ तो हरकत करेगा, और क्या पता हमें उन्हें एक्वायर करना पड़े। कुछ स्टेट्स हम उनके एक्वायर कर लें, अगर लड़ाई लगेगी तो ले सकते हैं, बट हमने उन्हें जाने दिया इतनी बार। तो एक्वायर टेरिटरीज तो हमारे पास अभी ज़ीरो हैं। ठीक है, बट अपने बेटे का कुछ कह नहीं सकते, कभी भी ले सकते हैं उनसे। ओके, आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 1 समझ में आ गया। आर्टिकल 1 में क्या था? इंडिया डैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स rather देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद हमने आर्टिकल 1 में क्या पढ़ा कि टेरिटरी ऑफ स्टेट्स क्या है हमारे पास, कितनी टेरिटरीज है हमारे पास। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज कितनी है, यूटी कितनी है हमारे पास, और एक्वायर टेरिटरीज कितनी है हमारे पास। एक्वायर टेरिटरीज हमारे पास अभी ज़ीरो है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट के पास ना पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है। कैसी पावर भाई? अपने पार्लियामेंट के पास ना न्यू स्टेट, न्यू स्टेट्स, या तो वो क्या करेगा, न्यू स्टेट्स ऐड करेगा किसमें? यूनियन ऑफ इंडिया में, यूनियन ऑफ इंडिया में। या फिर पहली कंडीशन तो ये है, जो पार्लियामेंट क्या करेगा, न्यू स्टेट्स को ऐड कर सकता है यूनियन ऑफ इंडिया में, ये पावर दिया है। और दूसरा, दूसरा है जो मान लो स्टेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो स्टेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते बट बाद बाद में एग्जिस्ट करता है, तो उस स्टेट को भी हम यूनियन ऑफ इंडिया में ऐड कर सकते हैं। ये पावर किसके पास है? ये पावर पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 2 बस इतना ही कहता है, इसको समझ लो, बाकी इसमें से कुछ नहीं आने वाला। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 में कहता है कि जो अपना, अब ये देखो जो आर्टिकल 2 था ना, एक मिनट, जो आर्टिकल 2 था वो अपना एक्सटर्नल मैटर पे हेल्प करेगा। एक्सटर्नल मतलब जैसे हमारा इंडिया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, तो ये पाकिस्तान वाला हिस्सा हम आराम से एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक्सटर्नल मैटर हुआ। जैसे ये नेपाल है, नेपाल कभी बोले अपने को कि भाई हमें, आप हमें एक्वायर कर लो, आप हमें एक न्यू स्टेट ऐड कर लो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सटर्नल मैटर्स हैं। तो आर्टिकल 2 सिर्फ एक्सटर्नल मैटर से डील करता है, बट आर्टिकल 3 ना इंटरनल है। इंटरनल मतलब जैसे मान लो अपना एमपी है, ठीक है,
और एमपी का कुछ टेरिटरी या कुछ हिस्सा हम ब्रेक कर देते हैं और उसे राजस्थान में ऐड कर देते हैं। तो आर्टिकल 3 किससे डील करता है? आर्टिकल 3 अपना इंटरनल री एडजस्टमेंट से डील करता है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला, हम किसी भी दो स्टेट्स को मर्ज करके एक न्यू स्टेट बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हम किसी एक स्टेट को ना डिवाइड करके, मतलब काट के छोटा, एक नया स्टेट बना सकते हैं। तीसरा, स्टेट, कोई स्टेट है हमारे पास, मान लो ये स्टेट है, और इसका ये वाला हिस्सा, ये टेरिटरी वाला हिस्सा मैं इस स्टेट में ऐड कर देता हूँ। तो क्या करेंगे, मतलब एक स्टेट, उसकी टेरिटरी, इस स्टेट की टेरिटरी मैंने ऐड करी और मैंने एक नया स्टेट बना दिया। या फिर ये टेरिटरी जो है ना अपने पास, इस टेरिटरी को मैंने इस स्टेट में ऐड कर दिया। ये पावर भी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। नंबर 3। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है, हम नाम चेंज कर सकते हैं स्टेट का। नेम चेंज कर सकते हैं किसका? स्टेट्स का। नंबर 5 क्या है कि हम कोई भी एरिया, जैसे यहाँ पे था, डिमिश कर सकते हैं, या फिर बिगर लेवल पे नहीं बट एट स्मॉल लेवल हम उसका जो बाउंड्रीज है, उस स्टेट की जो बाउंड्रीज है उसे डिमिश कर सकते हैं या फिर उसे कम कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर्स पार्लियामेंट के पास है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि जो अपना पार्लियामेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये इसे याद रखना। पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? पार्लियामेंट हमारा पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ कर सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स विल। अभी हाल फिलहाल में इसने हमारा पॉलिटिकल मैप चेंज किया क्या? हाँ किया। कब किया? 2019 में किया, जब उसने 370 आर्टिकल को वॉइड किया, नल किया, मतलब हटाया, और उसके बाद दो यूटीज बनाई। दो यूटीज कौन सी बनाई? JNK और लद्दाख। तो जब उन्होंने चेंज किया तो उन्होंने हमारा पॉलिटिकल मैप चेंज किया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे। नो 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 नो, एक मिनट, और क्या करना है? पार्लियामेंट की पावर पढ़ ली, ठीक है। इंडिया वर्सेस USA, ओके ओके, ठीक है। देखो ये अपना इंडिया है और ये हमारा USA है। इंडिया जो है ना, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यहाँ पे सब एक साथ आए, ठीक है। देखो कहानी इतनी सी है कि जो अपना कोई भी स्टेट है ना, मान लो MP है, मध्य प्रदेश, वो हमसे अलग नहीं हो सकता। हमसे वो कट के अपना एक न्यू कंट्री नहीं बना सकता। मतलब वो कभी बोले कि भाई अब मेरे को तुम लोगों से जम नहीं रहा, मुझे ये मोदी सरकार पसंद नहीं आ रही, ठीक है, या कोई भी रीज़न है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि MP हमसे अलग। बट USA में क्या है, कोई भी स्टेट उनसे अलग हो सकता है। जैसे मैक्सिको अलग हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो यहाँ पे जो USA है ना, USA में क्या है, कुछ स्टेट्स मिल के एक कंट्री बनाते हैं जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। बट इंडिया क्या है, इंडिया में ऐसा रीज़न नहीं है, इंडिया में ऐसा लॉजिक नहीं है। इंडिया में पहले से वो स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे, बनते थे, और फिर हमने उन्हें मर्ज किया। वो पहले से ही थे, वो इंडिया के पहले से ही पार्ट थे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता हमसे, ठीक है। तो ये याद रखना। यहाँ पे एक लाइन थी, इंडिया, यस, इंडिया कहते हैं एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जो स्टेट्स है ना, वो यूनियन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बट जो यूनियन है वो स्टेट्स का बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। मतलब यूनियन
स्टेट को डिस्ट्रक्ट कर सकती है बट स्टेट यूनियन को कुछ नहीं कर सकती, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, जैसे मान लो प्रेसिडेंट रूल कौन लगाता है, सेंटर लगा सकती है ना, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, और क्या है, स्टेट का एरिया कम कर सकती है, डिमिश कर सकती है, स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, नेम चेंज कर सकती है। तो ये सब पावर किसके पास है, ये सब पावर पार्लियामेंट के पास है, मतलब सेंटर के पास है, यूनियन के पास है। और यूएसए में क्या है, यूएसए में है और यूएसए में क्या है, एन इनडिस्ट्रक्टिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या मीनिंग है, यहाँ पे मतलब है कि जो यूनियन है ना वो स्टेट का कुछ बिगाड़ सकती है और स्टेट यूनियन का कुछ बिगाड़ सकती है, दोनों अपना अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ठीक है, ये इनमें क्या है, इनके तो रूल ही यही है कि भाई सारे स्टेट्स मिलके एक कंट्री बनाते हैं। ठीक है, जिसे हम यूएसए कहते हैं। और इंडिया में क्या है, इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सारे स्टेट पहले से ही एग्जिस्ट करते थे और हमने बाद में एक नाम दिया इंडिया या फिर भारत। आगे क्या था, हाँ, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसकी बस थ्योरी जान लो, इसमें से अगर क्वेश्चन बनेगा भी तो यही बनेगा कि कौन से स्टेट्स ने हमें ज्वाइन नहीं किया था। तो देखो उस टाइम ना अपने पास 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो उसमें से 549 स्टेट्स ने वो इंडिया में आ गए, या मतलब इंडिया में ही रहे। और जो 3 स्टेट्स थे, 3 स्टेट्स, उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू। वो 3 स्टेट्स कौन से थे, पहला था हैदराबाद। ठीक है, दूसरा कौन सा था, दूसरा था अपना जूनागढ़। और तीसरा था कश्मीर। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ना तो यही बन सकता है, कौन से स्टेट्स ने हमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू ज्वाइन नहीं किया था। तो ये 3 स्टेट्स थे, ये बस ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना जो कमिटीज़ बनी थी। देखो अपनी ना 3 कमिटीज़ बनी थी। अब वो कमिटीज़ बनी भी क्यों, अब जब स्टेट ज्वाइन हो गए, ठीक है, तो जब स्टेट ज्वाइन हो गए ना तो एक क्वेश्चन उठा कि क्या हम जो अपना स्टेट्स हैं, जो अपने स्टेट्स हैं उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना सकते हैं क्या। तो इसके ऊपर ना अपनी 3 कमेटियां बनी। पहली कमेटी थी हमारी धार कमीशन। धार कमीशन, इसमें क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या तुम कांग्रेस बोल लो, 1948 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था धार कमीशन। ठीक है, और उसका मेन पर्पस क्या था, गोल क्या था, उनका गोल था कि क्या हम स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना सकते हैं क्या। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन बनाई, धार कमीशन, 1948 में। ठीक है, और उसके चेयरमैन कौन थे, उसके चेयरमैन थे हमारे SK धार। ठीक है, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1948 में बनी, 1948 जून में बनी थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है, किसके बेसिस पे,
लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो सिर्फ अगर बनेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए, मतलब जिसका रूल होगा वही बनाएगा। तो ये बात ना कांग्रेस को पसंद नहीं आई, मतलब उन्हें बहुत क्या ऐसा लगा कि क्या बोल दिया, ये तो समझ में ही नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव उन्होंने बनाया था कि क्या बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, और ये आगे बोल रहे हैं कि भाई तुम देखो तुम्हें बनाना है कि नहीं बनाना। तो इसकी वजह से ना कांग्रेस ने एक और नई कमेटी बनाई, सेकंड कमेटी बनाई। उसका नाम था हाँ, उसमें तीन मेन बंदे आए थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और थर्ड पर्सन थे हमारे पट्टभी सित्रमैया। अब कांग्रेस ने इस कमेटी को कब बनाया, इस कमेटी को बनाया कांग्रेस ने दिसंबर, जब इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी उसी टाइम इन्होंने नई कमेटी बनाई दिसंबर 1948 में। ठीक है, इसमें क्या बोला इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू को जवाहर, ठीक है, दूसरे कौन थे हमारे, वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे कौन थे हमारे, पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है, इन तीनों को बनाया और इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट अप्रैल में 1948 अप्रैल में सबमिट करी। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इन्होंने तो भाई सिंपल रिजेक्ट किया कि हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक पे हम नहीं बनाएंगे, तो इन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। ये देखो, अगर पेपर में क्वेश्चन बनेगा ना तो क्वेश्चन ये बनेगा, तुम्हें ये तीनों कमेटियाँ दे देंगे और फिर बस मैच द फॉलोइंग फॉर्म में पूछ सकता है, या फिर सिंपल क्वेश्चन में पूछ लेगा कि किस कमेटी ने रिजेक्ट किया था, किस कमेटी ने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड यूज़ किया था कि इस पे बेसिस पे हम बना सकते हैं। ठीक है, या फिर किसने दी थी रिजेक्ट कर दो ये थ्योरी, वन नेशन वन थ्योरी वाली, वन नेशन वन लैंग्वेज वाली। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया थ्योरी। फिर 1943 में ना, 1943 नहीं 1953 में, इनके रिजेक्ट करने के बाद 1953 में एक अपना पहला स्टेट था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना, जो लैंग्वेज के बेस पे बना, और वो स्टेट था आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एक बंदे थे जो हंगर स्ट्राइक पे थे 56 डेज के लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने डेज के लिए थे, उनका नाम इंपॉर्टेंट है कि वो कौन थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट पे बनाने की हेल्प करी थी। तो उनका नाम था पोटी सिरामल्लू। ठीक है, ये नेम है उनका, ये याद रखना कि किन्होंने हेल्प करी थी आंध्र प्रदेश। अगर आएगा तो वन वर्ड में आ सकता है। ठीक है, मेरे को तो नहीं लगता ये आएगा क्योंकि अभी तक आया नहीं है। ओके, उसके बाद अपनी थर्ड कमेटी कौन सी थी, थर्ड कमेटी थी फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन, क्योंकि ये कमीशन देखो, अब जब तीन बड़े बंदे आ चुके थे, JVP कमेटी जिसे हम JVP कमेटी कहते हैं, अब ये आ चुके थे तो ज़रूरत नहीं थी दूसरी कमेटी बनाने की, है ना, तीसरी कमेटी बनाने की। बट क्या हुआ 1953 में आंध्र प्रदेश बना, तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कि कुछ तो कमी है। तो उन्होंने एक थर्ड कमेटी बनाई और वो कमेटी थी फजल अली कमीशन। ठीक है, उस कमीशन में अपने चेयरमैन थे फजल अली, ये हमारे चेयरमैन थे। और पहले मेंबर तो अपने फजल अली हो गए, दूसरे मेंबर थे हमारे KM पनीकर, और तीसरे मेंबर थे हमारे HN कुंजरू। ठीक है, तो इन्होंने जब इनकी कमेटी बनी ना तो इन्होंने तो भाई सिंपली एक्सेप्ट किया ये कि हम स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना सकते हैं, स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना सकते हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक्सेप्ट करा। ठीक है, बट इन्होंने कुछ बोला, इन्होंने रिजेक्ट किया कि वन नेशन वन नेशन नहीं था, वन लैंग्वेज था, वन लैंग्वेज वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी इन्होंने
कंप्लीटली रिजेक्ट करी कि एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज बोली जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब तुम किसी भी स्टेट में चले जाओ, अब तुम पंजाब में जाओगे तो पंजाबी के साथ साथ तुम हिंदी भी बोल सकते हो, हरियाणवी भी बोल सकते हो, तो ये मैटर नहीं करता। तो इन्होंने तो ये रिजेक्ट किया, ठीक है, और एक्सेप्ट किया गया कि हम स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना सकते हैं। तो अगर सीडीएस में देखो, अगर क्वेश्चन बनता है ना तो ऐसे बनेगा, तुम्हें फजल अली लिख के दे देंगे, फजल अली, ठीक है, दूसरी कमेटी तुम्हें लिख के देंगे जेवीपी, और तीसरी अपनी धार। अब मैच द फॉलोइंग में क्या पूछेगा, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव वाली किसने दी थी, ठीक है, एक्सेप्ट किसने किया था, रिजेक्ट किसने किया था, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। धार वाले ने रिजेक्ट किया था कि नहीं भाई हमें नहीं बनाना चाहिए जेवीपी, उन्होंने धार वाले ने क्या किया था, धार कमीशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव पे बोला था, ठीक है। जेवीपी ने रिजेक्ट किया था कि वन नेशन वन लैंग्वेज वन स्टेट वाले कोई मतलब ही नहीं बनता, पर फजल अली ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो ये हमारी ना रिवीजन सीरीज है, ये अभी क्या हो रहा है, ये बस रिवीजन है। हम देखो पढ़ने का तो बहुत कुछ है, बट हम वो सब नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो पेपर में आएगा, जिससे क्वेश्चंस बनेंगे, सिर्फ हम वही पढ़ने वाले हैं। तो अभी सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी कहानी जानने की जरूरत नहीं है। जो शॉर्ट नोट है उसको शॉर्ट ही रहने दो, ज़्यादा पढ़ोगे कन्फ्यूज़ होगा। तुम्हारे पास ऑलरेडी मैथ्स और इंग्लिश है अभी, है ना। देखो स्कोरिंग पार्ट क्या होगा तुम्हारे लिए, अगर जो आईएमए वाला है, जो आईएमए वाला है उसके लिए स्कोरिंग पार्ट क्या है। देखो भाई, चाहे तुम आईएमए के हो चाहे तुम ओटी के हो, तुम्हारे लिए इंग्लिश ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश को जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। रूल्स कोई मतलब नहीं पड़ता, कितने रूल्स रटने हैं, एंटोनियम सिनोनियम कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करो उसकी जितनी ज़्यादा। और टारगेट रखो कि तुम्हारे मार्क्स इसमें 75 टू, मतलब 75 प्लस का ही टारगेट लेके चलो, 75 प्लस का टारगेट इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद दूसरा टारगेट जो ओटीए वाले हैं, उसके बाद तो इंग्लिश के बाद उनका क्या बना, उनका बस जीएस ही रह गया। जीएस में तो तुम्हें बस यार 25 भी आ गया ना, या 30 भी आ गया, तुम यही रखो। और 25 30 कहाँ से आ जाएगा, साइंस कर लो, जीके कर लो, करंट अफेयर्स मतलब, और एक सब्जेक्ट कोई भी, जैसे मैं पॉलिटी करा रहा हूँ तो पॉलिटी पढ़ लो, उसकी रिवीजन कर लो बस। यहीं से तुम्हारे साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, करंट अफेयर्स तुम्हारे 10 से 15 आ जाएंगे, और पॉलिटी के 20 क्वेश्चन, 30 और 20 50 और 60, मतलब 60 टू 75 क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से बनते हैं। तो ये तो पूरे अटैम्प्ट होने चाहिए, इसका अटैम्प्ट 100% होना चाहिए, इसे नहीं छोड़ सकते तुम। तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आईएमए वाले क्या करेंगे, आईएमए वाले साइंस और जीके पे रिलाई कर सकते हैं, ठीक है, पर उन्हें अपनी एक्यूरेसी देखनी पड़ेगी। और आईएमए वाले मैथ्स पे भी फोकस करें, मैथ्स पे तुम अपना ट्रिग्नोमेट्री कर लो, ठीक है, नंबर सिस्टम कर लो। और अगर तुमने अभी एफकेट का पेपर दिया था तो तुम्हारा अर्थमेटिक वाला पार्ट कंप्लीट है, उसकी रिवीजन कर लो। और जिसने नहीं दिया था तो वो एडवांस मैथ्स कर लें, क्योंकि उसमें कंसेप्चुअल ज़्यादा होता है, कंसेप्चुअल होने की वजह से तुम कर सकते हो। अर्थमेटिक क्या होता है, अर्थमेटिक कैलकुलेटिव होता है। तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। तुम अर्थमेटिक अच्छे से समझ रहे हो तो अर्थमेटिक पे ही टारगेट रखो। अब अगर तुम्हें एडवांस समझ में आता है, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, सर्कल, ये सब हो रहे हैं, तो तुम उस पर फोकस रखो। तो ये तुम्हें डिसाइड करना है, एडवांस मैथ्स जो मैथ्स वाले कैंडिडेट्स हैं, कि उन्हें एडवांस पे फोकस करना है या अर्थमेटिक पे फोकस करना है, ठीक है। अगर अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है तो अर्थमेटिक करो अभी, और बस उसकी रिवीजन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। जिसे नहीं मिल रहा वो मुझे मैसेज कर देगा, मैं बता दूंगा, मैं उसे पीडीएफ दे दूंगा। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8570866470, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तुम यहाँ पे मुझे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम्स, और ऐसे भी पूछ सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।